एक टाइम पर वेस्ट बंगाल इंडिया का अनडिस्प्यूटेड इकोनॉमिक किंग था। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना होता था तो आप बॉम्बे या दिल्ली नहीं, कोलकाता जाते थे। लेकिन आज आज कहानी बिल्कुल उलट चुकी है। एक स्टेट जो कभी पूरे देश की इकोनॉमी को पावर करता था, आज अपने ही यूथ को जॉब देने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। सवाल ये है कि ये गिरावट नेचुरल थी या फिर दशकों तक चलता रहा एक साइलेंट पॉलिटिकल गेम। और जो आप आगे देखने वाले हो वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक वार्निंग है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डाउनफॉल की जिसमें सिर्फ इकोनॉमी नहीं, पूरा सिस्टम फेल हुआ। कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस धीरे धीरे एक ऐसी जगह बन गया जहां फैक्ट्रीज बंद होती गई और पॉलिटिक्स हैवी होती गई। इस वीडियो में हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फैक्ट्स की, डेटा की और उन कंट्रोवर्शियल डिसीजन को एक्सपोज करेंगे जिन्होंने बंगाल की किस्मत परमानेंटली बदल दी, जिन्हें अक्सर इग्नोर किया जाता है। क्या बंगाल को सेंट्रल पॉलिसीज ने वीकेंड किया, या स्टेट की रेडिकल पॉलिसीज ने इन्वेस्टर को दूर भगा दिया, या फिर सच इन दोनों के बीच में कहीं छुपा है? एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि द ग्रेट डिक्लाइन का सच ना तो सिंपल है और ना ही कंफर्टेबल, और हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो जाए। आइए पहले उस दौर में चलते हैं जब बंगाल सच में सुनार बंगाल था। सोचिए, 1947 में आज़ादी के वक्त पूरे देश की टोटल जीडीपी का 27% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बंगाल से आता था। सोचो, हर 4 रुपए में से 1 रुपया बंगाल जनरेट कर रहा था। 1960 तक आते आते इस स्टेट की प्रॉस्पेरिटी का कोई मैच नहीं था। 1960 और 61 में वेस्ट बंगाल की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज का 127% थी। मतलब एक एवरेज बंगाली एक एवरेज इंडियन से काफ़ी ज़्यादा कमा रहा था। ये स्टेट सिर्फ रिच नहीं था, ये एस्पिरेशनल था। कोलकाता को लंदन ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट था और सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इकोसिस्टम भी। वेस्ट बंगाल इंडिया के टॉप 3 इंडस्ट्रियल स्टेट में आता था। उस वक्त रूल सिंपल था, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है या इंजीनियरिंग सेटअप लगाना है तो बंगाल और बिहार बेल्ट आपकी फर्स्ट और नेचुरल चॉइस होती थी। लेकिन एक सुपर पावर स्टेट अचानक से नीचे कैसे आने लगा? सबसे सरप्राइजिंग बात यह है, इसकी शुरुआत किसी एक नेता ने नहीं की, बल्कि एक ऐसे हिस्टोरिकल ट्रॉमा ने की जिसने बंगाल की इकोनॉमी को अंदर से हिला दिया। पहला बड़ा झटका था 1947 का पार्टीशन। ये सिर्फ बॉर्डर का डिवीज़न नहीं था, ये इकोनॉमिक का हार्ट अटैक था। पार्टीशन ने बंगाल के पुराने इकोनॉमिक सिस्टम को बीच से काट दिया। उस टाइम बंगाल दुनिया की सबसे बड़ी जूट इकोनॉमी था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, रॉ जूट का लगभग 90% प्रोडक्शन ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में होता था और सारी प्रोसेसिंग मिल वेस्ट बंगाल में थी। अब सोचो क्या हुआ होगा, एक साइड रॉ मटेरियल और दूसरी साइड फैक्ट्रीज। पार्टीशन ने दोनों को अलग कर दिया। ओवरनाइट पूरी सप्लाई चेन कोलैप्स हो गई। फैक्ट्रीज चलाने के लिए रॉ जूट ही नहीं था। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी सॉल्यूशन निकाला। बंगाल के किसानों को बोला गया, चावल कम उगाओ, जूट ज़्यादा उगाओ। और यहीं एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री बच गई, लेकिन लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी रिस्क में आ गई। लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमिक शॉक नहीं था, इसके साथ आया एक और साइलेंट क्राइसिस, माइग्रेशन। 1951 तक वेस्ट बंगाल ने इतने रेफ्यूजी अब्जॉर्ब किए जो उसकी टोटल पॉपुलेशन के लगभग 15% थे। सोचो, हर 6 और 7 लोगों में से एक रेफ्यूजी था। और ये यहीं नहीं रुका। 1971 के बांग्लादेश वॉर के टाइम 70 लाख से ज़्यादा लोग और आ गए। स्कूल्स, हॉस्पिटल, जॉब, सब पर प्रेशर बढ़ने लगा।
स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी लिमिट पर पहुंच गया। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट, डेवलपमेंट का पैसा सर्वाइवल में खर्च होने लगा। रेफ्यूजी रिलीफ का कॉस्ट स्टेट के फ्यूचर को धीरे धीरे खा रहा था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। बंगाल ऑलरेडी वीक हो चुका था और फिर आई एक ऐसी पॉलिसी जिसने डिक्लाइन को परमानेंट बना दिया और यहीं से गेम और डेंजरस हो गया। लेकिन ट्रॉमा सिर्फ हिस्टोरिकल पार्टीशन तक लिमिटेड नहीं था। असली मास्टर स्ट्रोक तो एक ऐसी सरकारी पॉलिसी थी जिसने बंगाल का बचा कुचा नेचुरल एडवांटेज भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। 1952 में यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की द फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी, यानी कि FEP। अब इसे ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से गेम कंप्लीटली चेंज होता है। देखिए, बंगाल और बिहार बेहद मिनरल रिच स्टेट थे। कोल और आयरन जैसे इंडस्ट्री फ्रेंडली मिनरल यहाँ भारी मात्रा में थे, तो नेचुरली बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहीं लगती थी ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचे। 1950 का डेटा सुनिए, पूरे इंडिया का 92% स्टील सिर्फ वेस्ट बंगाल और बिहार मिलकर प्रोड्यूस करते थे। रूल सिंपल था, अगर आप किसी और स्टेट में फैक्ट्री खोलते हैं तो आपको रॉ मटेरियल वहाँ ले जाना पड़ेगा। मतलब एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मतलब ज़्यादा एक्सपेंस, मतलब कम प्रॉफिट। लेकिन FEP ने आकर क्या किया, सेंटर ने कहा पूरे इंडिया में मिनरल के प्राइस अब सेम होंगे। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को सरकार की तरफ से सब्सिडाइज कर दिया। इसका सीधा सा मतलब क्या था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो मुंबई या चेन्नई में बैठा है, उसे भी कोयला और स्टील उसी दाम में मिलने लगा जिस दाम में बंगाल की माइन के ठीक बगल वाले को मिलता था। सोचिए, जब ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट ही ज़ीरो हो गया तो कोई पोर्ट फैसिलिटीज़ और कैपिटल के पास वाले स्टेट को छोड़कर बंगाल क्यों आएगा। इस पॉलिसी ने ईस्ट को सिर्फ रॉ मटेरियल निकालने का अड्डा बना दिया और सारा फायदा दूसरे स्टेट ले गए। जब तक 1993 में ये पॉलिसी हटी, तब तक बंगाल को परमानेंटली डैमेज हो चुका था। अब ध्यान से सुनिए, अगर दिल्ली की पॉलिसी ने बंगाल की इकोनॉमी में आग लगाई थी, तो स्टेट की रेडिकल पॉलिटिक्स ने उसमें घी डालने का काम किया। 1967 में सत्ता आई यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के हाथों में, जो लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को स्ट्रांगली सपोर्ट करती थी। सरकार चलाने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना के बराबर था और उन्होंने ऐसे रेडिकल डिसीजन लिए जिसका नुकसान बंगाल की आने वाली जनरेशन आज तक भुगत रही है। लेट 1960 और 70 में बंगाल में एक नया वर्ड फेमस हुआ, घेराव। घेराव का सिंपल मतलब था, वर्कर्स अपने ही मैनेजर और फैक्ट्री ओनर्स को उन्हीं के ऑफिस में घंटों तक बंधक बना लेते थे जब तक उनकी मांगें पूरी ना हो जाए। सिर्फ 1969 के पहले 3 महीने के अंदर घेराव के 160 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें वायलेंस, तोड़फोड़ और इंटिमिडेशन आम बात थी। और इसमें सबसे शॉकिंग बात ये थी, तब के लेबर मिनिस्टर ने ओपनली पुलिस को ऑर्डर दिए थे कि इन प्रोटेस्ट और घेराव के बीच में पुलिस इंटरफियरेंस नहीं करेगी। सोचिए, जिस स्टेट में मैनेजर की पर्सनल सेफ्टी ही रिस्क में हो, वहाँ कौन सा इन्वेस्टर पैसे लगाएगा। इस मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म का एक मैसिव क्राइसिस पैदा कर दिया। रिजल्ट, एक ब्रूटल फ्लाइट ऑफ कैपिटल। इंडस्ट्रियलिस्ट ने वेस्ट बंगाल को एक प्रॉब्लमेटिक और अनसेफ एनवायरनमेंट मान लिया था। टाटा और बिरला जैसे बड़े उद्योगपतियों ने मजबूर होकर अपनी फैक्ट्री बंगाल से उखाड़ी और दूसरे राज्यों में शिफ्ट करनी शुरू कर दी। कॉरपोरेट जायंट्स तो बंगाल छोड़कर भाग गए, लेकिन इसके बाद जब 1977 में लेफ्ट फ्रंट की पूरी मेजॉरिटी आई, तो उन्होंने वोट बैंक के लिए एक ऐसी चाल चली जिसने बंगाल को एक ऐसे ट्रैप में फंसा दिया जहां से निकलना नामुमकिन था।
1977 में वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट पावर में आई। और यहाँ एक बात क्लियर करना ज़रूरी है, सब कुछ नेगेटिव नहीं था। उन्होंने रूरल पॉवर्टी के खिलाफ एक मेजर स्टेप लिया, ऑपरेशन बागा। इस पॉलिसी के थ्रू बारगेडर्स को ज़मीन पर परमानेंट राइट्स दिए गए। बारगेडर्स यानी कि वो किसान जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं और इसके बदले लैंड ओनर को हिस्सा देते हैं। रिजल्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, रूरल पॉवर्टी में नोटिसेबल रिडक्शन आया। ये एक रियल सक्सेस स्टोरी थी, लेकिन हर डिसीज़न की एक कीमत होती है और यहाँ कीमत काफ़ी बड़ी थी। गवर्नमेंट ने रूरल वोट बैंक पर इतना फोकस किया कि वो इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन और अर्बन ग्रोथ पीछे छोड़ गए। और उसी टाइम पर देखिए, बेंगलोर और हैदराबाद 1980 और 1990 में आईटी रेवोल्यूशन को अग्रेसिवली अडॉप्ट कर रहे थे। कंप्यूटर आ रहे थे, न्यू इंडस्ट्रीज आ रही थी, फ्यूचर बिल्ड हो रहा था। और बंगाल, यहाँ कंप्यूटर को सस्पिशन से देखा जा रहा था, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन स्लो पड़ रहा था और स्टेट धीरे धीरे एक एग्रीटेरियन ट्रैप में फंसने लगा। और इसी दौरान कोलकाता का हॉलोइंग आउट चलता रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले ही मुंबई शिफ्ट हो चुका था और जैसे ही आरबीआई गया, बाकी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और क्लियरिंग सिस्टम भी धीरे धीरे वेस्ट की तरफ मूव करने लगे। बिजनेस इकोसिस्टम टूटने लगा, डिसीजन मेकिंग सेंटर से शिफ्ट होने लगे और बंगाल अपना फाइनेंशियल एज लूज करता गया। बिरला जैसा इंडस्ट्रियल जायंट जो कलकत्ता की आइडेंटिटी का हिस्सा था, उन्होंने भी 1970 में बंगाल से एग्जिट करना शुरू कर दिया। आदित्य विक्रम बिरला का 1978 में मुंबई शिफ्ट होना सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, ये एक सिग्नल था। सिग्नल कि बंगाल अब सेफ इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन नहीं रहा। सवाल ये है, क्या ये पॉलिटिक्स ने रूरल लोगों को एम्पावरमेंट दिया या फिर आने वाली जनरेशन के लिए डेवलपमेंट और जॉब्स के दरवाजे धीरे धीरे बंद कर दिए? और जो आगे हुआ उसने बंगाल की इमेज को परमानेंटली इम्पैक्ट किया। अब आते हैं मॉडर्न एरा में। अगर आपको लगता है कि बंगाल का ये डिक्लाइन सिर्फ 70s की बात है, तो 2008 का चैप्टर ध्यान से सुनिए। ये एक अकेला साल वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी के लिए एक वाटरशेड मूवमेंट साबित हुआ। टाटा मोटर्स अपना सबसे एम्बिशियस 1000 करोड़ का नैनो कार प्रोजेक्ट बंगाल की सिंगूर में लगा रहा था। ये कोई आम फैक्ट्री नहीं थी, ये अपने आप में एक पूरी मिनी ऑटो सिटी बनने वाली थी, जिसके साथ 70 अलग अलग ऑटो वेंडर्स और हज़ारों हाई पेइंग जॉब्स आने वाली थी। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड एक्विजिशन को लेकर उस वक्त की अपोजिशन लीडर ममता बनर्जी ने मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। ये प्रोटेस्ट इतना रिलेंटलेस, अग्रेसिव और लंबा चला कि हालत पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। रतन टाटा इस प्रोजेक्ट के लिए इतने डेडिकेटेड थे कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कह दिया था कि अगर कोई मेरे सर पर बंदूक भी रख दे तो भी मैं नहीं हिलूंगा। लेकिन दोस्तों, सिंगूर में वो ट्रिगर दब चुका था और आखिरकार रतन टाटा को ये पूरा प्रोजेक्ट उठाकर गुजरात ले जाना पड़ा। पॉलिटिकली इस मूवमेंट ने 34 साल की लेफ्ट रूल ख़त्म किया और ममता बनर्जी को पावर में ला दिया। लेकिन इकोनॉमिकली इस एक इंसिडेंट ने बंगाल की इमेज को परमानेंटली एंटी इंडस्ट्री बना दिया। एक ऐसा टेक जिसके डर से आज तक बिग टिकट्स, कॉरपोरेट इन्वेस्टर वहाँ आने से घबराते हैं। तो इन सारे पॉलिटिकल और पॉलिसी गेम्स का फाइनल रिजल्ट क्या निकला? एक वक्त था जब बंगाल का पर कैपिटल इनकम नेशनल एवरेज से कहीं ज़्यादा 127.5% था। आज वो गिरकर सिर्फ 83.7 रह गया है।
हालत इतने खराब है कि आज बंगाल राजस्थान और उड़ीसा जैसे स्टेट से भी आमदनी के मामले में पीछे छूट गया है। पूरे देश की जीडीपी में इनका शेयर गिरकर सिर्फ 5.6% पर आ गया है। आज स्टेट में इंडस्ट्रीज ना होने की वजह से देश का युवा माइग्रेशन करने पर मजबूर है और जो वर्कफोर्स स्टेट में रह गई है उनमें से 55% से ज़्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैजुअल लेबर या सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर रह गए हैं। यहाँ ना अच्छी वेजिस है और ना ही सोशल सिक्योरिटी। एक शॉकिंग कंपैरिजन देखिए, तमिलनाडु जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट में टोटल इकोनॉमी में उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग 31 से 33% का मैसिव कंट्रीब्यूशन देता है, जबकि वेस्ट बंगाल में ये गिरकर सिर्फ 20% पर सिमट गया है। सरकार का दावा है कि 1.72 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए और बीपीएल 57.6% गिरकर 8.6% रह गए। लेकिन सच तो ये है कि ये सक्सेस सिर्फ एक आर्थिक इल्यूज़न है। ये किसी नई फैक्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल जॉब क्रिएशन का नतीजा नहीं है, बल्कि लक्ष्मी भंडार जैसी फ्रीबी स्कीमों का कमाल है। यूथ को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने की बजाय टैक्स पेयर का हार्ड अर्न पैसा सिर्फ वोट बैंक बचाने और जनता को सरकारी हैंडआउट पर डिपेंडेंट बनाने में उड़ाया जा रहा है। ये पॉवर्टी हटाने का कोई मॉडल नहीं, बल्कि बंगाल की स्ट्रगलिंग इकोनॉमी पर टिक टिक करता हुआ एक इकोनॉमिक टाइम बॉम्ब है। लेकिन इसी बीच कुछ चीज़ें बंगाल में अच्छी भी हुई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। जैसे कि एमएसएमई सेक्टर में बंगाल एक नेशनल लीडर बन गया है, जहां क्रेडिट डिप्लॉयमेंट 14 गुना बढ़ गया है। आज आईटी सेक्टर में सॉल्ट लेक सेक्टर भी और न्यू टाउन जैसे हब आज 2 लाख प्रोफेशनल को एम्प्लॉय कर रहे हैं। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट भी नेशनल एवरेज से बेहतर परफॉर्म कर रहा है कुछ सालों में। लेकिन इस पूरी ग्रोथ स्टोरी में एक बहुत बड़ा और काला धब्बा है सिंडिकेट राज एंड इंस्टीट्यूशनल करप्शन। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये स्टेट में एक पैरेलल एक्सटॉर्शन इकोनॉमी चल रही है, जहां सिंडिकेट लैंड डील्स और बिल्डिंग मटेरियल कंट्रोल करते हैं, जिससे बिजनेस करना और महंगा हो गया है। और इसी करप्शन के बोझ के साथ बंगाल फंस चुका है एक खतरनाक डेट ट्रैप में। 2026-27 का डेट टू जीएसटीपी रेशियो 38% प्रोजेक्ट किया गया है। स्टेट की आमदनी का 19% हिस्सा सिर्फ पुराने लोन्स का इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा है। पैसा फ्री बीज में तो ज़रूर जा रहा है, लेकिन नई फैक्ट्रीज लगाने में और लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने के लिए स्टेट के पास कैपिटल बचा ही नहीं। तो अब सवाल ये है कि बंगाल की ये हालत की किसने? सेंटर पॉलिसीज, ऑन द अदर साइड स्टेट पॉलिसीज। सच अनकंफर्टेबल है। बंगाल को सिर्फ एक तरफ ने नहीं, दोनों तरफ के डिसीजन ने मिलकर पुश किया। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसके लिए आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा। द ग्रेट रिसेशन ऑफ द ईस्ट का रियल कल्प्रिट कौन है? पॉलिसी फेलियर या पॉलिटिकल गेम? अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ने ही बराबर का डैमेज किया है। अगर आपको मेरी ये ग्राउंड लेवल रिसर्च और अनफिल्टर्ड सर्च पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही डीप डाइव स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप आस्किंग क्वेश्चन। जय हिंद।